सिकंदर कुमार जी, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, माननीय श्री बिशन सिंह जी, माननीय श्री विकास मागो जी, माननीय श्री संजीव कटवाल जी, माननीय संजय जी, उपस्थित सभी महानुभाव और जिनको आज सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, ऐसे मेरे युवा साथियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से आज देश भर के 40 स्थानों में 51,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति पत्र मिल रहा है। इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ पर भी 110 के लगभग जो हमारे युवा साथी आए हैं, जिनको आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, मैं आप सबको भी आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप एक सरकारी नौकरी में एक सेवक के रूप में काम करें, ताकि आम जनमानस, जो जनता आपसे जुड़ी हुई है, जो आपके पास कभी भी आए या आपके किसी भी हस्ताक्षर से किसी का भला होना हो, तो आप लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने का काम करें। ये आप सोच अवश्य करें, क्योंकि 140 करोड़ के देश में जब आप जैसे युवाओं को चुना जाता है तो आपकी काबिलियत के आधार पर आपको चुना जा रहा है और आपके काम अब आपको एक नई पहचान दिलाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपने परिवार को भी और जिन लोगों ने आपका चयन किया उनको भी गर्व भी महसूस कराओगे। आप बहुत शानदार काम अगले 25-30 वर्षों में करने वाले हो। युवा साथियों, ये केवल एक नौकरी नहीं है, एक अवसर है सेवा का। जब तक आप स्वयं सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते थे तो अब आप बहुत सारी बातों के लिए कोसते होंगे कि ये सिस्टम में सुधार हो तो ऐसा हो। अब आपके पास, आप टेक्नोलॉजी को जानते हो, आप समस्याओं को भी जानते हो, क्या समस्याएं हैं। अब आप क्या प्रयास करने वाले उन समस्याओं के समाधान की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये केवल एक बार नियुक्ति पत्र मिल गया, हमें कुर्सी मिल गई, हम जाकर बैठ गए, उससे काम चलने वाला नहीं। द वे टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग विद ईच पासिंग डे, on one hand, it gives you a lot of opportunities to do well, bring in more transparency and accountability into the system, so that the end user gets the benefit. On the other hand, it creates challenges also, because you have to continuously keep learning from time to time. अब जिन लोगों ने आज से 10 साल पहले नौकरी पाई होगी या 15 साल पहले पाई होगी, उनको क्या पता था कि इतना टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होगा कि कल तक जो रजिस्टरों में साइन करके पैसे देते थे, आज एक बटन दबाकर सीधा खाते में पैसा पहुंच जाता है। खाने वालों का सिस्टम ही खत्म कर दिया मोदी जी ने। आधार कार्ड भी दे दिया, बैंक खाते भी खुला दिए और अब आपके मोबाइल या आपके खाते में पैसा लाने का काम भी एक पारदर्शी सरकार ने करके दिखाया है, ईमानदार सरकार ने करके दिखाया है। और कहीं ना कहीं जब हम नियुक्ति की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत गड़बड़ियां होती थी। आपने सुने होंगे पुराने किस्से, क्लास 3 क्लास 4 के भी इंटरव्यू के नाम पे न जाने क्या क्या हो जाता था, कहां से पर्चियां आती थी, कहां से लिस्टें बन जाती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया कि जो मेरिट के आधार पर, इसमें इंटरव्यू में जाना ही नहीं और मेरिट के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। और जो आपको कई एग्जाम्स में बैठना पड़ता था या आपको कई अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे, उसके लिए भी कभी फोटोकॉपी कराओ, कभी अटेस्ट कराओ, वो भी उन्होंने बहुत आसान काम कर दिया कि कहीं से अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है।
यू कैन सेल्फ अटेस्ट एंड सेंड द डॉक्यूमेंट। ये इतना बड़ा लाभ मिला है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि देश में हर वर्ष करोड़ों लोग अरबों रुपए इसीलिए खर्च करते थे कि अटेस्टेशन करानी पड़ती थी। उसके आने जाने का समय, अपनी दिहाड़ी तोड़ने का समय, फिर खर्चा अलग से, वो अलग, ये सारी समस्याओं से निजात दिलाई। कैसे छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में बदलाव लाती, मैं वो बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने लगभग जो 63,000 कंप्लायंसेस हैं अलग अलग बिजनेसेस करने के लिए, जो राज्य से लेके जिला तक, केंद्र से लेके पालिका तक, वो किसी भी काम करने वाले को जरूरत पड़ती है, वो 63,000 है। हमने उनमें से 39,000 कंप्लायंसेस को खत्म कर दिया ताकि लोगों को काम व्यापार करने में आसानी हो। अभी हम उसको और कम करते जा रहे हैं। लिटिगेशन कैसे कम हो, अब हमने डीक्रिमिनलाइज करना शुरू कर दिया है बिल्स को। पहले छोटी छोटी गलतियों पर भी आपको जेल डालने की सजा होती थी, उससे व्यापारी को डराकर कर्मचारी पैसे ऐंठ लेते थे, अधिकारी पैसे ऐंठ लेते थे। हमने वही खत्म कर दिया, जेल जाने का डर को कम कर दिया। अब उसमें और सुधार ला रहे हैं। फिर आपको बेनिफिशियरी अगर आप, तो यही नहीं पता चलता था कि आपके खाते में पैसा आया नहीं आया। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश में यहां तक हो जाता था कि बेटी कभी पैदा ही नहीं होती थी, कभी पैदा नहीं हुई वो, लेकिन किताबों में पैदा हो जाती थी, उसके खाते में पैसा भी आता था, फिर उसकी पढ़ाई का वजीफा भी उसको लग जाता था और उसको शादी का शगुन भी मिलता था। कुछ सालों के बाद उसको विधवा भी दिखा दिया जाता, फिर विधवा पेंशन भी लग जाती थी। ये होता रहा जी हमारे देश में। आप कल्पना करो कि कैसा फर्जीवाड़ा होता हो। आधार कार्ड आने से, बैंकों के खाते खुलवाने से और एक बटन दबा के सीधा डीबीटी आपके खाते में करवाने से देश में करोड़ों ऐसे खातों को बंद कर दिया गया और देश की सरकार ने पिछले 4 साल में 2,70,000 करोड़ रुपया बचाने का काम किया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। अब ये कहीं से सुझाव नहीं आते, ये आप जैसे लोग ही नीचे सिस्टम से बताते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सबकी बात सुनते हैं। माई गॉव पे जाकर आप अपने सुझाव दे सकते हो। उन सुझावों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, फिल्टर आउट करके उसमें से देखते क्या क्या करना चाहिए। फिर आपने देखा होगा हमने हैकाथॉन शुरू की, देश के हजारों युवा, लाखों युवा उसमें भाग लेते हैं, नए नए आइडियाज उनसे मिलते हैं, फिर हम उसको क्रियान्वयन करते हैं कि क्या करना चाहिए। आपको भी अपने डिपार्टमेंट में जाके देखिए, आपसे 3 साल बाद आप बोलोगे मुझे ये नहीं पता, तो फिर दिक्कत आएगी। पहले 3 महीने आपके पास होंगे जब आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हो, अपने सीनियर से लेके अपने जूनियर तक। मैं अपने विभाग में मंत्री होने के नाते मैं जितना समय मुझे सेक्रेटरी के साथ बिताना ऑफिशियल मीटिंग में या बाकी मीटिंग में, उतना मैं बिताता हूं। मेरा ज्यादा टाइम डायरेक्टर लेवल के अंडर सेक्रेटरी और उससे नीचे वाले व्यक्ति के साथ भी मैं इनफॉर्मली बहुत मिलता हूं, क्योंकि जो विभाग में 25 साल से बैठा उसको पता कि कहां पे समस्या है। वो मुझे बताते थे आप इसमें सुधार कर दोगे तो फर्क पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, प्रेस रजिस्ट्रेशन एंड पीरियोडिकल बिल, तो आप बोलोगे क्या है ये, लेकिन जितने मेरे मीडिया के भाई यहाँ पे खड़े, जिसने अपनी कभी अखबार शुरू की होगी, उसको पता था जूते घिस जाते हैं अखबार शुरू करने के चक्कर में। पहले शिमला में यहाँ जाएगा डीसी के दफ्तर में, नीचे से फाइल चलेगी, चलते चलते 6 महीने वो लगाएंगे। फिर वो आएगा दिल्ली में अपना टाइटल ढूंढने के लिए रजिस्ट्रार जनरल के, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज के पास, वो अपना समय लगाता है 6-8 महीने। वहां से फाइल फिर वापस आएगी शिमला, फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी, उसको टाइटल जब मिलेगा, फिर वापस आके फाइनली वहां पे रजिस्ट्रेशन दिल्ली में होती है। इसी में 1.5-2 साल लगते हैं एक अखबार शुरू करने के लिए, एक अपनी मैगजीन शुरू करने के लिए। मैंने कहा भाई ये सिस्टम क्या है? आज डीएम का रोल क्या है? डीएम का रोल अंग्रेजों के समय था, जब वो
समाचार पत्रों पर, अखबारों पर, प्रिंटिंग प्रेस पर, किताबों पर कब्जा जमाना चाहते थे कि भाई कोई बगैर पूछे एक लाइन ना लिखे। आज आजाद भारत में आपको स्वतंत्र, आप जो चाहे आप वो लिखिए, नियमों के अनुसार करिए, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अब हमने क्या किया कि आपको 1.5-2 साल नहीं लगेंगे, आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आपको 8 प्रक्रियाओं में नहीं जाना पड़ेगा। आप एक ही समय यहां पे भी डीसी को भी और वहां पे आरएनआई को भी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर डीएम ने 30 दिन के अंदर जवाब दे दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया तो भी 30 दिन और मिलेंगे। 60 दिन के बाद हम स्वतंत्र हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज जो भारत का है वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा। जहां 2 साल लगते थे, अब 2 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिलने का काम आने वाले समय में शुरू हो जाएगा। अब ऐसे नए कानून भी बन, अब ये 1867 का कानून है, ये राज्यसभा में पास हो गया कि लोकसभा में आने वाले समय में पास हो जाएगा। मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि हमने पुराने कानून खत्म भी किए, जैसे 1867 का तो यही कानून। ऐसे सैकड़ों कानून थे जो पुराने थे, आज कोई मतलब नहीं था। 1500 से ज्यादा कानून मोदी सरकार ने खत्म कर दिए। अब इससे आम जनमानस के जीवन पे फर्क पड़ता है। आप में से आज नौकरी की नियुक्ति पत्र किस किस को मिलने वाले, जरा हाथ खड़ा करके बताएंगे। और आपके परिवार में पहली बार किसको सरकारी नौकरी मिल रही है? लगभग 80% लोग ऐसे जिनके परिवार में पहली बार किसी को सरकारी नौकरी मिल रही है। बहुत बहुत बधाई हो मेरे भाई। $10 लाख नौकरियां, और हर महीने प्रधानमंत्री जी स्वयं पूछते हैं कि अब कौन कौन से डिपार्टमेंट का है। जैसे आज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, CSIR जो हेल्थ के अंतर्गत है, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो मिशन जी हम पे चला रहे हैं। आप उन सब विभागों में काम करेंगे। अब कहने के लिए तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंग्रेजों के समय बना था। उस समय टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आपको इंस्टेंट मैसेज देना था, तो उस समय टेलीग्राम भेजी जाती थी। आजकल मोबाइल पे टेलीग्राम एप्लीकेशन चलती है। क्यों? आप व्हाट्सएप करते हैं, कोई अलग अलग एप्लीकेशन यूज करते हैं। उस समय चिट्ठियां लिखते थे, आज लोग मोबाइल फोन पे मैसेज लिख के काम चला लेते हैं, ईमेल लिख देते हैं। तो आप सोचते होंगे पोस्टल डिपार्टमेंट का क्या रेलेवेंस है। जब मैं IT कमेटी का चेयरमैन था 2014 से 2019, तो मैं बार बार इनके अधिकारियों को बुलाता था और पूछता था कि आप रेलेवेंट कैसे रहोगे, क्योंकि उससे पहले कि कांग्रेस की सरकार ने कहा था सब पोस्ट ऑफिस बंद करने शुरू कर दो, नए मत खोलो, मर्जर करना शुरू कर दो, स्टाफ कम कर दो। मैंने कहा बंद करने से काम नहीं चलेगा, आप वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हो। देश के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग की जरूरत है, तो क्या पोस्ट ऑफिस एक बैंक के रूप में काम नहीं कर सकता? आप केवल जमा करना और पैसा देना और जमा कराने में ही क्यों हो? डिपॉजिट ही क्यों लेते हो? सिर्फ आप इसको बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मैंने उस समय ई-कॉमर्स की बात कही थी, आज से 9 साल पहले, कि ई-कॉमर्स का धंधा बढ़ेगा आने वाले समय में, आप ई-कॉमर्स का बिजनेस लेना शुरू करो। 2 साल लग गए मुझे उन मीटिंगों में अधिकारियों को कहते कहते कि ये भविष्य है आपका। आज आप कभी इनके आंकड़े उठाकर देखना। उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसकी शुरुआत हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की, और ई-कॉमर्स का बिजनेस भी अब इनका बहुत बढ़ रहा है। अब तो यहां तक हो गया है कि एक्सपोर्ट भी करना है, तब भी पोस्ट ऑफिस में वो सुविधा है। क्यों मैं ठीक कर रहा हूँ? आपको पोस्ट करने की भी, एक्सपोर्ट करने का भी हमें सुविधा। तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और आज के युवाओं से हम वही अपेक्षाएं करते हैं कि सरकार ने, आप वो पुरानी सोच लो कि मत चलिए कि सरकार है आगे थकी हारी सोचे समझ, वैसा नहीं चलेगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जितना युवा नई चीजें सोचते हैं, उतना ही हमारे देश का युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग, आज उनका अपना व्हाट्सएप चैनल है,
सबसे पहले सोशल मीडिया का उपयोग उन्होंने करना शुरू किया था। सरकार में टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन कैसे हो उसको करना है। फिर वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना है। कब सोचा? जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी। ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया ही था। दुनिया इस दिशा में थी कि अब करें क्या, मरेंगे कि बचेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री सोच रहे थे कि बचाना है लेकिन आत्मनिर्भर भारत भी बनाना है। पीपी किट बाहर से नहीं आएगी, दवाई बाहर से नहीं आएगी, वैक्सीन नहीं आएगी। भारत को अपनी क्षमता बढ़ानी है, वैक्सीन भी यही बनानी है, पीपी किट भी यही बनानी है। और जो कोई नहीं सोचता था वो मोदी जी ने करके दिखाया। 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगा। दुनिया के लोगों ने छापा कि भारत में अरबों करोड़ों लोग मर जाए। मेरे भाई और बहनों, दुनिया गलत साबित हुई एक बार। कई बार हमें लगता है कि बस हो गया। अब 2 मिनट के लिए वापस जाने से पहले सोचना कि किसी 140 करोड़ की आबादी के देश में 3 वक्त का भोजन देना और 2.5 साल तक 30 महीने तक देना, यह आसान काम नहीं था। 30 महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी जी ने किया है, उनकी सरकार ने किया है। किसी को भूखा नहीं मरने दिया, वैक्सीन पे कोई पैसा खर्च नहीं होने दिया। और उसी समय डिफेंस का सेक्टर भी खोल दिया, कोल एंड माइनिंग का खोल दिया, स्पेस का सेक्टर खोल दिया, अन्य क्षेत्र खोल दिए। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जहां इसरो में कोई बाहर के व्यक्ति को नहीं आने दिया जाता था, देश के युवाओं को, हमने स्पेस सेक्टर खोला है। आज 150 से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की कंपनी और स्टार्टअप वहां पर काम कर रही है। और जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो चंद्रयान मिशन को सफल बनाकर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हमने सैटेलाइट को पहुंचाने का काम भी किया है। ये विक्रम लैंडर का वहां पर लैंड होना, शिव शक्ति पॉइंट पर जाना, ये भारत के युवाओं के और वैज्ञानिकों की क्षमता को दिखाता है। और इस मिशन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी थी। और मैं तो इतना ही कहूंगा, महिलाएं कौन से क्षेत्र में नहीं है। आज भी मैं देख रहा हूं, जब हाथ उठा तो बहुत सारी महिलाओं को भी आज सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। अब तो सरकारी नौकरी तक ही सीमित नहीं। जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, धूमल जी मुख्यमंत्री थे, तो 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया था। और अब जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में बन गई, जो 27 साल से कोई सरकार नहीं कर पाई, सबने वायदे किए, कर कोई नहीं पाया था, मोदी जी ने एक बार फिर बड़ा वायदा पूरा किया। संसद से लेकर विधानसभा तक नारी शक्ति के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी कर दी है। किरण बावली ने सबसे पहले ताली बजाई, जो कभी कॉर्पोरेटर से लेकर बाकी सब। तो अब पता नहीं कौन कौन सी सीटें रिजर्व होंगी। आने वाले समय में डिलिमिटेशन भी होगी, जनगणना भी होगी, तो उसके बाद एक अगला भविष्य का रोड मैप भी बनेगा। मित्रों, मैं इतना ही कहूंगा, एक नहीं अनेक अवसर आ रहे हैं। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री 10:30 बजे जुड़ेंगे। मुझे एक बात आपसे करनी है, ये अवसर कैसे खड़े हो रहे? क्योंकि 9 साल पहले तो दुनिया ये कहती थी इंडिया इज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड टुडे द सेम वर्ल्ड सेज इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। कैसे संभव हो पाया? हमारे देश के मीडिया से मैं पूछता हूं, कहां कहते थे डूबता हुआ जहाज है, पॉलिसी पैरालिसिस है, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था है, वहां से बढ़ाकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बनाई। जिन अंग्रेजों की राजधानी शिमला थी ये गर्मियों की, उन अंग्रेजों को हमने पछाड़कर आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। ये हमारी ताकत है। और यही नहीं, मात्र 7 एम्स थे, 22 एम्स कर दिए, 15 नए बना दिए पिछले 9 साल में। 7 IIT और 7 IIM थे, अब 16 और 14 कर दिए।
600 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 700 नए बना दिए 9 साल में। 2014 तक 3,20,000 किलोमीटर सड़कें थी ग्रामीण, हमने 4 लाख किलोमीटर नई सड़कें बना दी पिछले 9 सालों में। पिछले 9 सालों में जहां पहले केवल आधा किलोमीटर मेट्रो बनती थी, अब हम 1.5 किलोमीटर से ज्यादा बनाते हैं और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क हिंदुस्तान में बन गया है। दुनिया में डिजिटल पेमेंट में भारत का नाम कहीं नहीं था, आज दुनिया में 46% डिजिटल पेमेंट्स हिंदुस्तान में होती है। जहां कांग्रेस के नेता चिदम्बरम जी और बाकी सब कहते थे गरीब कहां मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेगा, कहां डिजिटल पेमेंट करेगा, कौन 9 रुपए की पेमेंट 8.5 रुपए की पेमेंट कैसे कर पाएंगे। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं चिदम्बरम जी पेमेंट करते हो ना करते हो फोन से, लेकिन जिनको काले धन की चिंता नहीं है वो अपने मोबाइल फोन से 10 रुपए का 5 रुपए 2 रुपए की पेमेंट भी अब इससे ही करते हैं और लेने वाले भी उससे पेमेंट लेते हैं। ये भारत की ताकत है। टेक्नोलॉजी के आधार पर हम कहां पर पहुंचे। दुनिया आज भी हार्ड कॉपी कोविड की लेकर चलती है, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी जी ने कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप वो भी उस समय लगाई। सुंदर पिचाई जब मुझसे मिले इस साल शुरुआत में दिल्ली में, तो उन्होंने कहा मैं तो हार्ड कॉपी लेकर चलता हूं, इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ और तो मैं तो ये लेके चलता हूं, लेकिन मेरे देश भारत में जिसको कभी कहा जाता था कि सपेरों का भिखारियों का देश है, उसने वो कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट अपनी वैक्सीन का, आप डिजिटल पेमेंट करते हो दुनिया की सबसे ज्यादा, और अब आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे युवा साथी जो हार्ड कॉपी अपने सर्टिफिकेट्स की लेकर नहीं चलते, डिग्रीज की नहीं लेकर चलते, वो डिजी लॉकर का इस्तेमाल भी करते हैं। करते नहीं करते हैं। ये जीवन को सुगम बनाने का कार्य हुआ है और आगे हम इसको और करने वाले हैं। एक नहीं अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हम देश को आगे लेकर जा रहे हैं। मैं बहुत लंबा इस पे बोल सकता हूं हमने क्या क्या किया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, एक ऐसा व्यक्ति आज देश के सेवा करने के प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहा है, जो 140 करोड़ लोगों को अपने परिवारजन के रूप में मानता है, इसीलिए चिंता भी करते हैं। और इसीलिए जो 70 साल में मिलाकर 1-1.5 करोड़ घर बन पाए थे, प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ घर गरीबों को बनाकर दे दिए, जिनमें से 80% घर केवल महिलाओं के नाम पर सीधी रजिस्ट्री है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दे दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में आयुष्मान भारत में दे दिया, हर घर को बिजली और हर घर को पानी, मुफ्त में राशन, मुफ्त में वैक्सीन से लेकर अन्य ऐसे जैसे 10 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर दे दिए, धुएं से मुक्ति दिला दी। अनेकों ऐसी योजनाएं जिससे ग्रामीण अंचल में जो परिवार हैं और जो गरीब और जरूरतमंद है उनको सबसे बड़ा लाभ मिला है। तो मेरे साथियों, एक गरीब परिवार से आने वाला जिसने गरीबी बहुत नजदीकी से देखी, हमने मोदी जी को उस समय देखा जब 94-95 हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बन के आए थे, और यहां पे भी वो कितने अनुशासन था, कितनी लगन थी एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में। 2001 में वो मुख्यमंत्री बने, आज 2023 हो गई, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री, 23 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक दिन का अवकाश भी अपने लिए कभी नहीं लिया कि मैं कहीं घूमने भी जाऊं, कहीं और जाऊं। मां के देहांत के बाद भी मात्र 2 घंटों के बाद देश के लिए काम करना शुरू कर दिया। ये कर्मयोगी ही कोई कर सकता है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप जैसे युवा साथियों के लिए और जो अभी भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मोदी जी ने कर्मयोगी ऐप भी बनाया, एक कर्मयोगी प्रोग्राम भी चलाया। आप ऑनलाइन इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, सब लोग कर रहे हैं, आधा घंटा 2 घंटे में लोग ऐसे करते हैं। इससे आपका अपग्रेडेशन होगा, बहुत कुछ सीखोगे। मैंने 2-3 बातें कही, स्किल्स अपनी बेहतर करिए, सॉफ्ट स्किल्स को और अच्छा करिए, कर्मयोगी का उपयोग करिए और कर्मवीर आप भी कर्मयोगी बनिए, सेवा भाव अंदर लाइए, ताकि
एक केवल नौकरी पाने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। नौकरी पाकर समाज में बदलाव लाना और सरकारों को सहयोग और सेवा का एक रूप देना, वो करना चाहिए। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को। जय हिंद, जय भारत।